अरब ममालिक हैं उनको सबको साथ मिलाकर ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए और बाकायदा जंग का ऐलान कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। देखें, यूरोप डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहा। यूरोप को यह पता है कि इस लड़ाई के नतीजे में यूरोप को अमेरिका के हाथों लंबे अरसे तक ब्लैकमेल होना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से पहले ही वो ऑयल और गैस नहीं ले रहे, उन्होंने बहुत कम कर दी है, बल्कि लगभग ख़त्म कर दी है। उनकी अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही, और अगर गल्फ से भी उनको ये मिलना बंद हो जाती है, खलीजी ममालिक में ये जंग लग जाती है और लंबी चलती है, तो फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के अलावा, क्योंकि फिर अमेरिका उनको तेल फराहम करेगा। ज़रूरत तो उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा, उनकी मईशत बहुत बुरी तरह शेक हो जाएगी। वो तो साथ खड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे और मुल्क हैं वो भी साथ खड़े नहीं हो रहे, यानी जापान ने और साउथ कोरिया ने भी कोई पल्ला नहीं पकड़ाया डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक को इस लड़ाई में घसीटना चाहता है। अगर अरब ममालिक अपने इत्तेहादियों के साथ इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए भी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर रास्ता निकलेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाए। तो इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की है, और ख़ास तौर पे उस वक्त इस्तेमाल की है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के सरमायाकारों से खिताब कर रहे थे। ये बड़ा हद तक अमेज़ रवैया है, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि सऊदी अरब बात क्यों नहीं मान रहा। सऊदी अरब को चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन गल्फ ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ईरान को मारेंगे तो ईरान उसी तरह वापस मारता है जब वो अमेरिका के 13 अड्डे तबाह कर चुका है। देखें, ये अड्डे कहीं छुपे हुए तो नहीं थे, ये सऊदी अरब के अंदर है, यूएई के अंदर है, बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, ओमान में भी है, इसके अलावा कुवैत में है, उर्दन में है। तो ये जितने भी अड्डे हैं ये इन्हीं ममालिक के अंदर है। इन अड्डों की तबाही इन्होंने अपनी आंखों से देख ली है अरब ममालिक ने। तो उन्हें यह आइडिया हो गया है कि जो अमेरिका अपने फौजी अड्डे नहीं बचा सका ईरान से, वो हमारी इमारतों को, हमारी पब्लिक को, हमारी तनसीबात को, या हमारी जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं उनको ईरान के मिसाइलों से कैसे बचाएगा। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर ईरान के अंदर तबाही होती है तो वो जवाबन तबाही करेगा खित्ते के अंदर, और उसको ये जवाब भी मिल जाएगा क्योंकि सारे अरब मुल्क मेरे से लड़ रहे हैं, लिहाजा मैं इनके ऊपर भी उसी तरह अटैक कर सकता हूं। तो अरब जो है वो अब गुरेज कर रहे हैं लड़ाई से, अभी तक तो वो इसके अंदर नहीं उतर रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उसने अपने फॉलोअर्स को ये मशवरा दिया है कि वो फॉक्स न्यूज़ देखें। फॉक्स न्यूज़ वो वाहिद चैनल रह गया है जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सपोर्ट करता है। हालांकि जब बाकी सारे चैनल सपोर्ट करना छोड़ भी दें तब भी फॉक्स न्यूज़ सपोर्ट करता रहता है। उसने इलेक्शन में भी बहुत सपोर्ट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौर में ये बात भी कही थी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो फॉक्स न्यूज़ देखते हैं और मुझे वोट डालते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां अमेरिका बहुत तेज़ी से कर रहा है। पेंटागन से जो रिपोर्टें आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वाशिंगटन पोस्ट ने इसके बारे में लिखा भी है। और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पेंटागन ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। ये वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, फौजी तैनाती की कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजियों को खित्ते में पहुंचाया जा रहा है। पहले हज़ारों फौजी पहुंचाए गए, हज़ारों फौजी रस्ते में हैं, और 10,000 फौजियों के बारे में एक हफ्ते के अंदर मजीद फैसला किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर फौज ले जानी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर महदूद पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन करके फटाफट वहां से निकल जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर अमेरिका का घुसना तो अमेरिका की मर्जी से होगा, लेकिन वहां से अमेरिका जब निकलेगा तो उसमें ईरान की मर्जी शामिल होगी। यानी ईरान अगर निकलने देगा तो वो निकलेंगे। आप जमीन के ऊपर तो उतर सकते हैं, लेकिन जमीन से वापस उड़ने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेरिका कुछ चीजें ढूंढ रहा है। मिसाल के तौर पे अभी तो अमेरिकन की जो सेंट्रल कमांड ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है। इससे पहले एक बेड़ा जो है अमेरिका का वो खड़ा हुआ है यूनान के करीब पानियों में, और वहां उसकी मुरम्मत हो रही है। उसके अंदर जो सेलर्स थे वो जख्मी हो गए,
उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो अमेरिका को नुकसान बेचारे को काफी हुआ, बहुत सारी चीजों में नुकसान हुआ। एक नुकसान उसको ये भी हुआ है। अभी एक बहुत भारी नुकसान अमेरिका का हुआ, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कल का दिन जो था वो अमेरिकी हुकूमत के लिए या व्हाइट हाउस की इंतजामिया के लिए बड़ा खौफनाक दिन था। कल के दिन में बहुत बड़ी कार्रवाइयां होगी। एक तो अमेरिका के अंदर नो किंग्स मूवमेंट चल रही है, और उसमें कल पूरे अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। अमेरिका की हर स्टेट के अंदर अमेरिकन बाहर निकल आए, और देखें कैसा मुल्क है कि वहां पे कोई जबरी तौर पे लापता नहीं हुए लोग, वहां की फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, लोगों को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया, लोगों के घरों में छापे नहीं मारे गए, लोगों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, खवातीन को सड़कों पे नहीं घसीटा गया, बच्चों को हरासा नहीं किया गया। ये चीजें अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में की हैं। पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब के इशारे पे ये सब कुछ किया पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, वो दुनिया में जहां दिल करता है जो मर्जी करता है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं कर पाता। वो अपने मुल्क में वो जमहूरियत है, वहां पे आजादी इज़हार राय है वहां पे, तो वहां पे बड़े पैमाने पे लोग निकले और बड़ा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि वो मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं जीत सकती और दोबारा उनका इक्तदार में रहने का कोई इम्कान भी नहीं है, और इनके साथ होगी भी बहुत बुरी जब ये इक्तदार से निकलेंगे। ये उन्हें दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुका है। अब सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये जो 28 तारीख थी बड़ी खौफनाक थी अमेरिका के लिए। इससे पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन पहले इतना अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें $1 अरब से ज्यादा मालियत का एक अमरीकी कमांड तैयारा तबाह हो गया है, और इसके अलावा 3 वो तैयारे तबाह हो गए हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं, और वो भी बड़े कीमती तैयारे हैं। यानी जो तैयारा तबाह हुआ, मेन तैयारा E3 एवॉक्स तैयारा जो तबाह हुआ, ये लड़ाई में बहुत मदद करता है, पूरा जो फिजाई ऑपरेशन है उसमें मदद करता है अमेरिकन एयरफोर्स की, और ये आगाह करता है किसी भी हमले के हवाले से, किसी भी मिसाइल के हवाले से। तो ये बड़ा कमाल और बड़ा एक्सीलेंट किस्म का तैयारा है जिसको तबाह कर दिया, और इस तैयारे के बिल्कुल मिड में आके इसराइली ड्रोन था या मिसाइल था, वो बिल्कुल आके इसके पेट में लगा, बीच में से तैयारा ही 2 कर दिया। और अब इसकी ईरान ने वीडियो भी जारी कर दी है, तस्वीर भी जारी कर दी है। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये तैयारा तो रिपेयरेबल ही नहीं है, बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके कचरा बना दिया तैयारे को। अब वो स्क्रैप में बिक सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस तैयारे का। फितना तो हिंदुस्तान का है पाकिस्तान के बकौल। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो तिजारत बंद कर गया, लेकिन जहां से ये दहशतगर्द सपोर्ट जहां से मिलती है, जहां से पैसा मिलता है, जहां से वो ट्रेंड होते हैं बकौल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों और पाकिस्तानी रियासत और हुकूमती इदारों के और हुकूमत के बयानिए के मुताबिक, तो उनके साथ तजारत पाकिस्तान ने बंद नहीं की। यानी अफगानिस्तान के साथ हमने तजारत इस लेवल तक बंद कर दी है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो तजारत हमारी पिछले साल $560 मिलियन थी, वो अब $228 मिलियन रह गई है, यानी आधी से भी कम हो गई है। तो अफगानिस्तान के साथ हमने तजारत अब तो मुकम्मल ही बंद की हुई है, जबकि हिंदुस्तान के साथ हमारी तजारत अभी भी जारी है। और जो हिंदुस्तान के साथ हम तजारत करते हैं, इसमें पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान को फायदा होता है। तो देखें हमारी कैसा हमारा मौक़िफ़ है और कैसी हमारी पॉलिसी है कि फितनतुल हिंदुस्तान तो हम कह देते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हम तजारत बंद करते हैं जहां पे हमारा मुनाफा होता है, और हिंदुस्तान के साथ तजारत हम जारी रखते हैं जहां पे हिंदुस्तान का मुनाफा होता है। कमाल नहीं कर रहे वैसे। बयानुल मरसूस तो आपने इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इंडिया में पटाखा भी चलता है तो वो पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर फितनतुल हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है वो अटैक करते हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाता है अटैक करने के लिए। तो जिसने हमला किया या करवाया या जो इसके पीछे है या जो मास्टरमाइंड है, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं जा रहा। ये भी एक पॉलिसी है जिसके ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें ना आप, तलाल चौधरी का स्टेटमेंट, ये बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है। तलाल चौधरी दाखिला का वजीर मुमलिकत है। तलाल चौधरी का कहना है कि हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और भाई दुनिया अपने आप को खुद ही बचा लेगी, दुनिया बहुत सियाणी है। मुझे बताएं कब हुआ यहाँ पे यूएई के अंदर दहशतगर्द हमला, अबू धाबी के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, मुझे बताएं ना कब वहां दहशतगर्दी होती है, ओमान में कब दहशतगर्दी होती है, बताएं ना। भाई दुनिया अपने आप को दहशतगर्दी से खुद ही बचा लेगी। ईरान ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा।
चाइना ने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, खुद बचाएगा, वहां पे नहीं होती दहशतगर्दी। इंडिया ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा। सेंट्रल एशिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, सबने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, तो सारे अपने आप को खुद बताएंगे। अब पाकिस्तान को बचाएं, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, जिसके लिए पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से, आपको टैक्स के पैसों से आपका पेट भरते हैं, आपको हर तरह की सहूलत लेकर देते हैं। अब पाकिस्तान को बचाएं। हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाना है, भाई दुनिया अपने आप को खुद बचा लेगी। आप दुनिया के मामले लगते हैं, आप अपने आप को बचाएं, अपनी जान बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने लिए पॉलिसी बनाएं। लोगों की जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। दुनिया की जंग नहीं लड़नी हमने पाकिस्तानियों को बचाना है और पाकिस्तान की जंग लड़नी है। आप पाकिस्तान को महफूज बनाएं, दुनिया अपने आप को खुद महफूज बना लेगी। कोई यहां पे सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? लड़ाई लगी हुई है, दहशतगर्दी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यहां पे इंसानी हकूक ही नहीं है, आजादी इज़हार राय ही नहीं है, अदालतें काम ही नहीं कर पा रही हैं, और फिर लगातार दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंज। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोग पैसा लेकर नहीं आते। हर दूसरे साल तो यहां पे सैलाब आ जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो जहां पे हर दूसरे साल सैलाब आ जाता है, इतना बड़ा डिजास्टर आता है, तो वहां पे कौन कारोबार करेगा? अब नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक पंगा हो गया। उन्होंने जो इमरान खान साहब पे तनकीद की, वो उनको महंगी पड़ गई, बल्कि उनको उल्टी पड़ गई। ये तनकीद की वजह क्या है? मैं आपके सामने चंद बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रखता हूं, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं। जरदारी साहब इमरान खान साहब पे इसलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म हो गए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी ना 2024 के इलेक्शन के बाद, और जब धड़ाधड़ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जब ये 180 के करीब पहुंच गए थे, तो उस वक्त ना फटाफट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया गया और फिर सबको राब्ता करके कहा गया कि भाई अगर आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं तो आपको हम हुकूमत बना देते हैं, मिलके आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। आप में से किसी की भी अक्सरियत नहीं आ रही, अब हमें फॉर्म 47 जाली जारी करने पड़ेंगे। जब ये होता है तो ये हम ही भर लेते हैं। तो जो फार्मूला सामने आता है, जो यूसुफ रजा गिलानी और एक दो और लोग बता भी चुके हैं कि फार्मूला ये था कि 2.5 साल तक शहबाज शरीफ को वजीर आजम रखा जाएगा और 2.5 साल तक बिलावल को वजीर आजम रखा जाएगा। और जरदारी साहब ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम बनता हुआ देखूं। पाकिस्तान का भला नहीं सोचना, मेरी औलाद जो है जैसी भी है, बनाओ इसको वजीर आजम उठा के। ये ख्वाहिशात हैं इनकी, अंदाजा करें आप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कहते हैं जी मेरा बिलावल वजीर आजम बनेगा, तो बिलावल को वजीर आजम बनाना है। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करना शुरू हो गया कि यार इतनी जबरदस्त पॉलिश, कमाल किस्म की। तो शहबाज शरीफ नंबर ज्यादा ले गए। फिर फील्ड मार्शल जो है वो इस्तिस्ना भी ले लिया उन्होंने, एक्सटेंशन भी ले ली उन्होंने, हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली उन्होंने। और फील्ड मार्शल ने अमेरिका को भी अपने हाथ में काफी हद तक कर लिया और पीएमएलएन को सादा अक्सरियत भी दिला दी। अगर पीपल्स पार्टी अपने घर जाना भी चाहती है तो चली जाए, पीएमएलएन की हुकूमत तो अब नहीं गिरती। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो जरदारी साहब बड़े बदमजा हुए हैं, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल हो गए, तो ये अभी 6 महीने के बाद 2.5 साल हो जाएंगे। तो बिलावल को वजीर आजम बनाने की तरफ कोई बातचीत जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब के बाहर आने के उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उन्हें यह पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो अगला इलेक्शन इमरान खान का है, फिर भी बिलावल की बारी नहीं आएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वैसे ही। और एक जेलसी का फैक्टर भी है। जरदारी साहब को जेलसी ये है कि जेलें तो मैं काटता था, मैं मशहूर हुआ था पाकिस्तान में बिला वजह कि मैं बड़ा जेलें काटने वाला बड़ा सख्त आदमी हूं। ये आदमी तो मेरे से बहुत आगे निकल गया और सारे नंबर तो इसको मिल गए बहादुरी के। तो मैं किधर खड़ा हूं आज? यानी जरदारी साहब के लिए तो बड़े बड़े नारे लगते थे कि बड़ा जेल काटने वाला। लेकिन अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने जो किया, उसके बाद पीटीआई ने जो पोल खोले, जो सहाफियों ने पोल खोले और बताया जनाब के जरदारी साहब ये टोटल आपकी जेल की औकात थी। और इमरान खान के बारे में तो आप बात ही ना करें, आप तो 1 महीना वैसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल इमरान खान ने और उसकी पूरी फैमिली ने बर्दाश्त की है और उसके लोगों ने बर्दाश्त की है। तो ये जरदारी साहब को उल्टी पड़ गई। और एक और चीज भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अक्सर शिकवा करती रहती है कि यार इमरान खान से और इनके बयानिए से सिर्फ हम नहीं लड़ना है, भाई आप लोग भी तो स्टेटमेंट दें। कभी वो पीएमएलएन को आगे करते हैं, कभी वो फजलुर रहमान को आगे करते हैं। जेल में ना वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ना वो कोई सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्निकली ना इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से खेलने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी कह रही हैं। जो लोग इमरान खान को पुराना जानते हैं ना, मैं उनसे भी मिला हूं, उनसे बात भी की है। और अब तो लगभग काफी सालों से मैं इमरान खान को जानता हूं।
15-16 साल हो गए हैं मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं और इमरान खान से कई मुलाकातें भी रही हैं। वो नहीं टूटेगा इनसे, आप जो मर्जी कर लें वो आपसे नहीं टूटेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमरान खान को जिंदगी दे, वो आपसे नहीं टूटेगा। ये हो नहीं सकता ना, आप नहीं तोड़ सकते उसको। ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उन्हें पाकिस्तान चलाने दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए पाकिस्तान के साथ। पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर नहीं मिलवाया गया। और नादरीन, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फजलुर रहमान साहब का मामला हल हो जाएगा। कुछ टेलीफोनिक राब्ते भी हो गए हैं, बिलावल जरदारी भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और फजलुर रहमान साहब भी थोड़ा पीछे हट गए। और आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब वाला मामला जो है, ज्यादा उसके इम्कानात ये हैं कि उनका मामला हल हो जाएगा। काफी फजलुर रहमान पे तनकीद करवाई गई, एक अदालत ने उन्हें तलब भी कर लिया। उसके बाद फजलुर रहमान के ऊपर जितने पॉलिटिकल लोग और जिनके ज्यादा अच्छे फौज के साथ ताल्लुकात हैं, उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब के बयान के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। शहादत के लिए हम कदर करते हैं, हम प्यार करते हैं, तो शहीद का तो एक रुतबा होता है। जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो, जो भी शहीद होगा अपने वतन की खातिर, अपनी कौम की खातिर, उसका एक रुतबा, उसका एक मर्तबा है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। और तमाम कौमें अपने शोहदा की इज्जत और कदर करती हैं। यही पाकिस्तान में होता है। हमारे लिए शहीद चाहे फौजी यूनिफॉर्म में हो, चाहे हाथ में कलम पकड़ा हुआ अरशद शरीफ हो, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो किसी और इदारे का आदमी हो जिसके ऊपर अटैक हो जाए, या एक आम शहरी जो अपने कारोबारी जिंदगी के लिए बाहर निकला, या वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर भी दहशतगर्द हमला कर दें और वो शहीद हो जाएं, तो हमारे लिए सारे शहीद बड़े काबिल एहतराम है और उनकी बड़ी इज्जत है। खास तौर पे जो बॉर्डर पे अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की जमीन को बचाने के लिए मारा जाए, वो तो बड़ा जबरदस्त शहीद है और उसकी बड़ी कदर होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान वाला मामला तो हल हो जाएगा। लश्कर वाला जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल ठीक है, लश्कर नहीं बनने चाहिए, लेकिन लश्कर बनेंगे, ये अचकज़ई साहब ने भी बता दिया। और वो कैसे बनेंगे ये मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुका हूं। देखिए, मैं आपको पहले इसलिए बता चुका हूं कि मैं वो सारे इलाकों को जानता हूं और वहां लोग मेरे साथ राब्ते में है। ये जो महमूद खान अचकज़ई है ना, ये भी बॉर्डर के करीब इनका इलाका है जहां पे ये रहते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इनके इलाके में भी अफीम की जो काश्त है वो होती है और पूरे बॉर्डर के ऊपर हो रही है। तो मंशियात की काश्त अफगानिस्तान में नहीं होती है, पाकिस्तान में होती है। और उसके वर्कर्स जो है वो अफगानिस्तान से आते हैं, रोजाना उनको राहदारी दी जाती है। कौन देता है? FCA वहां पे वो देते हैं। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, यहाँ पे आकर काम करते हैं। बरामचा में बहुत बड़ी एक फैक्ट्रियों का पूरा एक हब है, एक पूरा इंडस्ट्री लगी हुई है मंशियात की। ये सारा माल वहां पहुंचाया जाता है, वहां से मंशियात तैयार की जाती है, फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको भिजवाया जाता है। इस कारोबार के पीछे कौन है? सहूलत कौन देता है? सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के बगैर आप ये कारोबार नहीं पाकिस्तान में कर सकते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है और दोनों तरफ मंशियात लगी हुई है, उसके खेत लगे हुए हैं, बीच में से सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है। तो उनको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या लगा हुआ है। सबको सारा कुछ पता है, ये मिलजुल के कारोबार होता है। अब वो जो लोग कारोबारी हैं जो ये सब करते हैं, उनके बारे में महमूद खान अचकज़ई ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उनसे लश्कर बनवाया जाएगा। देखिए, जो स्मगलर है या जो मंशियात का कारोबार करता है या जो जराइम पेशा लोग हैं, उनको अगर आप शेल्टर दे दें और उन्हें कहें जी आप बनाएं, आप बड़े बड़े लश्कर बनाएं, तो वो बना लेंगे लश्कर। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनको ज्यादा बंदूकें मिल जाएंगी, ज्यादा गाड़ियां मिल जाएंगी, ज्यादा फ्री हैंड मिल जाएगा, वो अपना काम भी करते रहेंगे। तो अचकज़ई साहब ने इस खदशे का इजहार किया। तो लश्कर बनाओ पॉलिसी जो है ना, वो उल्टा नुकसान करेगी। कल को ये लश्कर आपके गले पड़ जाएंगे। फिर एक और बहुत अजीब काम होगा कि ये जो लश्कर आप बनाएंगे, बाद में वो तंजीमें जिनके साथ आपकी सुलह हो जाएगी, वो और ये लश्कर आपस में लड़ते रहेंगे। फिर टारगेट किलिंग भी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। हमने यही देखा है अब तक और फजलुर रहमान साहब ने इसकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त की है। लेकिन जहां पे शहीद वाले मामले में उन्होंने एक कमजोर बात की जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकलमंदी का मुजाहरा किया कम से कम फजलुर रहमान के इस जुमले के साथ। जो शोहदा वाला मामला है, इस मामले पे उनके साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन बाकी तमाम मामलात में फजलुर रहमान का उन्होंने साथ दिया। अब एक लम्हे के लिए आप सोचेंगे जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया, अगर इस तरह का स्टेटमेंट इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई बंदा दे देता तो क्या होता? अभी तक ना जमीन आसमान इन्होंने एक कर देना था। इमरान खान वो आदमी है जो कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो कहता है मैं मालिक हूं, मुल्क का भी और फौज का भी मालिक हूं। और वो पाकिस्तान का इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव भी है, यानी पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा उसको वोट डाले हैं, तो पाकिस्तान का मालिक तो वही हुआ ना। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मलकियत उसको दी है, तो वो ये कहता है कि ये मुल्क मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये इमरान खान कहता है। वो ओनरशिप लेता है, उसको जेल के अंदर डाला हुआ